नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। डोनाल्ड ट्रंप के लिए अगर एक लाइन कही जाए तो गलत नहीं होगी। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने ठगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप अब इजराइल और हमास यानी कि इजराइल फिलिस्तीन के बीच सीजफायर कराना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप का असली मकसद नोबेल पीस प्राइज प्राप्त करना है? क्योंकि यह सीजफायर होने से रहा, हो सकता है एक आध हफ्ते के लिए हो जाए, जब तक कि पीस प्राइज का ऐलान ना हो और दोबारा से जंग शुरू हो जाए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप शायद भूल गए हैं, नेतन्याहू ने कसम खाई है जब तक एक भी हमास का आदमी जिंदा रहेगा, बेंजामिन नेतन्याहू नहीं रुकेंगे, इजराइल नहीं रुकेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर के लिए 21 सूत्रीय एजेंडा कैसे लेकर आए? इस एजेंडे में कई पेच हैं। मसलन पहला जो सबसे मुख्य और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बिंदु है, वो ये है कि सीजफायर के 48 घंटे के अंदर हमास सभी इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। अगर हमास ने सभी बंधकों को रिहा कर दिया तो फिर उसके पास बार्गेनिंग पावर क्या रह जाएगी? फिर तो इजराइल चुन चुनकर हमास के सभी लोगों को खत्म कर देगा। इजराइल अभी तक इसलिए रुका हुआ है क्योंकि इजराइल को बंधक नहीं मिले। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हमास के 150 से 200 आतंकियों को जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, उनको इजराइल रिहा करेगा। तो मैं ट्रंप साहब से यह पूछना चाहता हूं कि ट्रंप साहब, इजराइल तो हमास का खात्मा चाहता है, फिर वो 200 आतंकियों को क्यों रिहा करेगा और उनको जिंदा क्यों छोड़ेगा? तो इसलिए कहा जा रहा है सीजफायर बहाना है, नोबेल पीस प्राइज निशाना है। तो आज की तारीख का सबसे बड़ा सवाल, क्या इजराइल और हमास के बीच सीजफायर होने वाला है? क्या ट्रंप गाजा वॉर रुकवा देंगे या फिर यह पूरा ड्रामा ट्रंप के नोबेल पीस प्राइज के लिए किया जा रहा है? इसे समझना होगा। सितंबर अक्टूबर में नोबेल प्राइज की नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू हो गई थी। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से नोबेल प्राइज ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि ट्रंप खुद को नोबेल प्राइज का कंटेंडर मानते हैं और अपने मित्र मुल्कों को कई बार उन्होंने प्रेशराइज किया, दबाव डाला कि वो उनको नॉमिनेट करें, जैसा कि इजराइल और पाकिस्तान ने नॉमिनेट भी किया। यानी कि खुद को नोबेल के काबिल बताने का कोई मौका नहीं छोड़ा या बतवाने का कोई मौका भी नहीं छोड़ा। यहां तक कि ट्रंप ने नॉर्वे में खुद फोन करके नोबेल शांति पुरस्कार मांग लिया। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप को लगता है 2025 में उन्होंने 7 बड़े युद्ध रोके हैं, जिसकी वजह से उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। अब ये 7 बड़े युद्ध कौन से हैं? इसमें भारत पाकिस्तान का संघर्ष भी शामिल है, जबकि भारत और पाकिस्तान दोनों डिनाई कर चुके हैं। थाईलैंड कंबोडिया संघर्ष शामिल है, जिसमें थाईलैंड कंबोडिया कह चुके हैं कि हमने आपस में ही विवाद सुलझा लिया। आर्मेनिया अजरबैजान को, हां बेशक उन्होंने व्हाइट हाउस में बुलवाया था और डील साइन करवाई थी। इसके अलावा कोसोवो सर्बिया विवाद, इजराइल ईरान युद्ध, मिस्र इथोपिया विवाद और रवांडा कांगो संघर्ष। गाजा युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में महानता हासिल करने का एक ऐतिहासिक अवसर सामने है और पहली बार सभी पक्ष किसी खास समझौते के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। महानता हासिल करने का मतलब आप समझ रहे हैं? वो कह रहे हैं मुझसे महान फिर कोई नहीं होगा अगर मैंने ऐसा कर दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा, हमारे पास मिडिल ईस्ट में महानता हासिल करने का एक बहुत बड़ा मौका है। पहली बार कुछ खास करने के लिए सभी तैयार हैं और हम इसे पूरा करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि महानता से वो किस ओर इशारा कर रहे थे। वो अपनी बात कर रहे थे, अमेरिका की बात कर रहे थे, या फिर किसकी बात कर रहे थे? कौन महान बनना चाहता है? और इसी चर्चा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने गाजा संघर्ष को खत्म करने के लिए 21 सूत्रीय एजेंडा दुनिया के सामने रखा है। इस प्रस्ताव में युद्ध विराम, मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति और बंधकों की सुरक्षित रिहाई जैसे बिंदु शामिल किए गए हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच बातचीत होने के बाद ही इन प्रस्ताव को तैयार किया गया है। मैं एक बात यहां यह कह देना चाहता हूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसी कोई भी कोशिश कर रहे हैं
तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, उसका वेलकम किया जाना चाहिए। लेकिन क्या मकसद वाकई यही है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर अभी दुनिया भर से रिएक्शन आने लग गए। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ट्रंप को नोबेल मिले, इसके लिए कौन कौन से देश उनके समर्थन में। अव्वल तो पाकिस्तान, जिसने यूएनजीए में ही ऐलान कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज मिलना चाहिए नोबेल का। इसके बाद इजराइल ने बाकायदा रिटर्न में दिया कि हमने भैया ये लेटर भेजा है। फिर अजरबैजान, अर्मेनिया, कंबोडिया, रवांडा, गैबॉन, अब तक 7 देश ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट कर चुके हैं। हालांकि नोबेल कमेटी नॉमिनेशन की जानकारी 50 सालों तक सार्वजनिक नहीं करती है। तो पहले नजर डालते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप की प्लानिंग क्या है। क्या वो वाकई सीजफायर चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए के दौरान अरब और मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ एक बैठक की और 21 सूत्रीय एजेंडा पेश किया। यह योजना मुख्य रूप से गाजा पट्टी में चल रहे इजराइल हमास युद्ध को खत्म करने, बंधकों, इजरायली बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने और मिडिल ईस्ट में एक व्यापक शांति बहाल करने के ऊपर केंद्रित है। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने इसे ट्रंप 21 पॉइंट प्लान फॉर पीस इन द मिडिल ईस्ट एंड गाजा का नाम दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि योजना ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू साबित हो सकती है और वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से व्हाइट हाउस में चर्चा करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू पहुंच भी गए अमेरिका में। हालांकि वो 21 पॉइंट क्या है, इसको अभी पब्लिक नहीं किया गया है, इसके बारे में जानकारी विस्तार से नहीं है। लेकिन कुछ बड़ी बातें सामने हैं, वो मैं आपको जरूर बता सकता हूं। पहली तो यह कि बंधकों की तत्काल रिहाई हो। समझौते के 48 घंटे सभी जीवित और मृत बंधकों को हमास को रिहाई करना होगा। बदले में इजराइल 100 से 200 आतंकवादियों जिन्हें आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है, उन्हें रिहा करेगा। स्थायी युद्ध विराम, तत्काल और स्थायी सीजफायर, जिसके तहत इजरायली सेना अपने सभी सैन्य अभियान रोक देगी। इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी, गाजा से इजरायली सेना की धीरे धीरे और चरणबद्ध तरीके से यानी कि स्टेप बाय स्टेप वापसी हो जाएगी, सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए। हमास का निशस्त्रीकरण, यानी हमास अपने सभी हथियारों को अरब और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की निगरानी में सरेंडर करेगा। शांति के लिए प्रतिबद्ध हमास सदस्यों को क्षमादान दिया जा सकता है, यानी उन्हें जिंदा छोड़ा जाएगा अगर उन्हें हथियार डाले तो। गाजा का पोस्ट युद्ध प्रशासन, यानी कि गाजा को टैकल कौन करेगा या फिर उसको ऑपरेट कौन करेगा। तो पहला रूल यह होगा, पहली शर्त यह होगी, हमास के बिना गाजा का शासन चलेगा। इसमें अरब देशों की भूमिका होगी, जिसमें फिलिस्तीनी प्राधिकरण बनाया जाएगा जो अंतरिम रूप से गाजा को गवर्न करेगी। हालांकि टोनी ब्लेयर जैसे अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों की संभावित भूमिका पर भी विचार किया जा रहा है। फिलिस्तीनियों को गाजा में रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। गाजा की जनसंख्या लगभग 20 लाख है और उनका कोई जबरन विस्थापन नहीं होगा। फिलिस्तीनियों को रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पुनर्निर्माण और फंडिंग के लिए अरब और मुस्लिम देशों से प्रशासन और पुनर्निर्माण के लिए फंड इकट्ठा किए जाएंगे और मानवीय सहायता तुरंत कैसे सुनिश्चित हो, इसको पुख्ता किया जाएगा। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था, फिलिस्तीनियों, अरब सैनिकों और मुस्लिम देशों की सेनाओं से मिलकर एक सुरक्षा बल का, एक सिक्योरिटी फोर्स आर्मी का गठन किया जाएगा जो गाजा की सुरक्षा संभालेंगे। वेस्ट बैंक का कोई मर्जर नहीं होगा। वेस्ट बैंक इजराइल के साथ नहीं जाएगा। ट्रंप ने साफ किया है कि इजराइल को वेस्ट बैंक के हिस्सों को विलय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा फिलिस्तीनी राज्य की दिशा में प्रगति, कि फिलिस्तीन ऐसा देश कैसे स्टैब्लिश हो, इसके लिए एक रोड मैप जो यूएन समर्थित योजनाओं से प्रेरित होगा। इजराइल फिलिस्तीन संवाद को यूएस द्वारा स्थापित किया जाएगा। सऊदी अरब सहित पड़ोसी देशों के साथ इजराइल की शांति विस्तार और व्यापक मिडिल ईस्ट पीस पर यह फोकस रहेगा। इसमें से ज्यादातर मुझे लग रहा है इजराइल ही नहीं स्वीकार करेगा।
फिलिस्तीन को एज अ कंट्री मान्यता देने की बात को इजराइल पहले ही यूएनजीए में शर्मनाक करार दे चुका है। हालांकि अभी जो कंप्लीट डिटेल है 21 सूत्रीय एजेंडा का, वो अभी गोपनीय है। अब सवाल यह है कि इस युद्ध को बंद करना क्यों जरूरी है। तो आपको बता दें कि गाजा युद्ध अब तक हजारों जिंदगियां लील चुका है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले से यह संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे। वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि अब तक 66,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। लगातार बढ़ती मौतों और मानवीय संकट के बीच इंटरनेशनल लेवल पर इजराइल और अमेरिका पर इस वॉर को खत्म करने का प्रेशर बहुत ज्यादा है। पिछले दिनों गाजा में युद्ध रोकने के लिए तमाम मुस्लिम देश भी एक मंच पर जमा हुए थे। इसके बाद मुस्लिम नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत भी की थी। लेकिन यहां मेरे मन में एक सवाल है। सवाल यह है कि कहीं यह कवायद नोबेल पुरस्कार पाने के लिए तो नहीं की जा रही। एक तरफ जहां अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद इजराइल ने सीजफायर नहीं किया है और अभी भी 48 या उससे ज्यादा इजरायली बंधक हमास के कब्जे में है, जिस पर इजराइल का दो टूक कहना है कि जब तक हमास के कब्जे से सभी बंधक रिहा नहीं होते तब तक सीजफायर का सवाल ही नहीं उठता है। और हां, नोबेल पीस प्राइज की बात करें तो 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा 10 अक्टूबर 2025 को नॉर्वे के ओस्लो में नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा की जानी है और अमेरिका शांति प्रस्ताव को 1 अक्टूबर से लागू करना चाहता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नोबेल पाने के लिए चंद दिनों का सीजफायर हो जाए और फिर 10 अक्टूबर के बाद जंग फिर से शुरू हो जाए। देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात तो साफ है कि आज की तारीख में अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की बात पर भरोसा करना किसी बड़े जोखिम से कम नहीं है। सीजफायर की बात पर भरोसा करना भी आसान नहीं है। ऐसा कहने के पीछे वजह है इजराइल के पीएम का वो बयान जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमास के खात्मे के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सेना गाजा में हमास के खिलाफ अपना काम पूरा करेगी। कुछ पश्चिमी देश दबाव के चलते गलत बातें कर रहे हैं, इसलिए इजराइल उनकी बात नहीं मानेगा। इसी यूएनजीए में, जिस यूएनजीए का जिक्र यहां किया जा रहा है, इसी यूएनजीए में अपनी स्पीच के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने नक्शा दिखाकर यह बताने की कोशिश की कि कैसे इजराइल हमास के जुल्म का शिकार हुआ है। उन्होंने इस नक्शे को द कर्स का नाम दिया है, यानी कि एक अभिशाप। नक्शा दिखाकर उन्होंने ईरान, हूती और खास तौर से हमास को निशाने पर लिया। यह वही नक्शा है। इस दौरान उन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता देने वालों की कड़ी आलोचना की है और डोनाल्ड ट्रंप जो प्रस्ताव लेकर आए उसमें फिलिस्तीन को एज अ कंट्री मान्यता देने की बात कही गई है। कैसे पॉसिबल है? इतना कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे चीजें हो सकती? क्या प्लानिंग कर रहे हैं? क्या खिचड़ी पका रहे हैं? क्या फिलिस्तीन के लोगों को बेवकूफ बनाने की तैयारी? क्या इजराइल को सब कुछ पता है या फिर इजराइल को भी नहीं पता है? क्या पता किसे क्या पता है और क्या नहीं पता है? हां, इजराइल के प्रमुख सहयोगी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा करते नजर आए। इजराइल के नेता बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने भाषण में फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने को पागलपन करार दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में कई देशों का फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देना शर्मनाक है। हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य देशों ने फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। फिलिस्तीन को मान्यता देने के पश्चिमी देशों के फैसले से इजराइल बेहद खफा नजर आ रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस दौरान हमास को जमकर निशाने पर लिया। नेतन्याहू ने कहा, मैं बचे हुए हमास के नेताओं से कहता हूं, हथियार डाल दो, सभी बंधकों को रिहा कर दो। अगर उनको तुम रिहा करोगे तो तुम बच जाओगे और अगर ऐसा नहीं करोगे तो इजराइल तुम्हारा पीछा करेगा और तुम्हें खत्म कर देगा। और डोनाल्ड ट्रंप अपने एजेंडे में बात कर रहे हैं कि इजराइल 200 हमास के आतंकियों को रिहा करेगा। कैसे मुमकिन है? इससे यह बात तो साफ है कि इजराइल हमास के खात्मे तक नहीं रुकेगा। तो फिर ट्रंप सीज फायर का दावा कैसे कर रहे हैं? कौन सा एजेंडा बना रहे हैं? कैसे मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल? अगर ऐसा कहा जाए कि ट्रंप नोबेल पुरस्कार के हकदार नहीं और उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? दुनिया भर के जानकार यही थ्योरी बता रहे हैं।
ट्रंप को शांति पुरस्कार चाहिए, लेकिन उन्होंने शांति स्थापित करने के लिए कोई काम नहीं किया। ईरान इजराइल युद्ध भी अमेरिका की जानकारी में हुआ। अमेरिका को खबर थी कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है। ट्रंप ने चुनावी रैलियों में वादा भी किया था कि गाजा युद्ध रुकवा देंगे, जो अभी तक नहीं रुका है, बल्कि वो गाजा का नक्शा ही बदलने पर तुल गए हैं। ट्रंप का 7 देशों में सीजफायर का दावा अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं है। ना भारत ने माना है, ना पाकिस्तान ने माना है कि युद्ध रुकवाया गया है। हालांकि पाकिस्तान के नेताओं के बयान में विरोधाभास है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यूएनजीए में जाकर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से युद्ध रुका, जबकि पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भारत कभी भी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता और नहीं करेगा। नोबेल प्राइज अपने आप में बड़ा इनाम है, बड़ा पुरस्कार है, जिसके लिए वैसा काम करना पड़ता है। कहीं ना कहीं ट्रंप को भी यह बात पता है कि उन्हें नोबेल नहीं मिलने वाला है। ट्रंप कई बार कह चुके हैं, मैं कितने भी युद्ध रोक लूं, कुछ भी कर लूं, मुझे नोबेल नहीं मिलेगा। क्या कहा, खुद सुनवाते हैं। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं इस बारे में। Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda and if you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, I mean, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the, I would think the Abraham Accords would be a good one too. They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले मेहमानों से आपकी जो है वो तारीफ करा दें। मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल ए के सेवात जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर जाकिर हुसैन थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। प्रोफेसर शांतेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। बहुत स्वागत है शांतेश जी। और डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस वक्त पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है और फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सिवात सर आपसे शुरू करूं, क्योंकि आपने ये जो दावे हैं बड़ी गहराई से इसका अध्ययन किया और अमेरिका पर आपकी जो बड़ी खास नजर रहती है। तो जो थ्योरी अभी तक सामने मैंने रखी, जो मैंने एक्सप्लेन किया, आपको लगता है इस बात में दम है? क्योंकि हमास को खत्म करने के लिए इजराइल ने कसम खाई है और ये कसम खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने खाई है, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 200 आतंकियों को छोड़ दो। हाँ विवेक, देखो इसमें कोई शक नहीं है कि जो आपने इशारा किया कि अभी जो फोकस है डोनाल्ड ट्रंप का यही है कि किसी तरीके से कोई ना कोई सीज फायर मनाया जाए। और क्योंकि उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, और उन्होंने जो अपने देश गिनाए हैं कि रवांडा कोंगो है, अजरबैजान अर्मेनिया है, उसके बाद आपका कोसोवा सरेबिया है, थाईलैंड कंबोडिया हो गया, उसके बाद ईरान इजराइल है, और इसके बाद इंडिया पाकिस्तान का भी वो कह रहे हैं। और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ये भी दिखाएं कि इजराइल और हमास की लड़ाई भी उन्होंने रुका दी। मगर क्या ये पॉसिबल है? देखो 2-3 बातें हैं। उन्होंने एक ये प्रेशराइज भी किया कि जो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कतार के प्राइम मिनिस्टर से बात करें और अप्रोजाइज करें। वो किया उन्होंने कि भाई वो गलती से आपके ऊपर दोहा में हमने फायर किया जहाँ सिविलियन मरे, और ये गलती थी और ये रिपीट नहीं होगी। और दूसरा, कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से विश्वास दिलाने की कोशिश की जो नेतन्याहू के द्वारा कि वो गाजा को नहीं एक प्रकार से काबू में लाएंगे या उसको वहां नहीं रहेंगे, वहां से वो निकल आएंगे। ये 2 चीजें इस पॉइंट आउट करती हैं कि भाई प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू पे, वो इस चीज को मानने को तैयार हुए हैं। 2023 में भी सीज फायर हुआ था। हाँ मैं बता रहा हूँ, आगे 2025 में भी सीज फायर हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, जंग खत्म नहीं हुई। मैं ये नहीं कह रहा सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप नहीं करा पाएंगे, सांकेतिक सीज फायर हो जाएगा, हफ्ते भर के लिए हो जाएगा, जंग फिर शुरू हो जाएगी। इसमें क्या है? हाँ मैं यही सोच रहा हूँ विवेक, आगे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बात क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप को चाहे वो सीज फायर कुछ समय के लिए हो या लंबा हो, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार सीज फायर होना चाहिए। क्यों ये सीज फायर नहीं टिक पाएगा? इसकी 4 चीजें हैं। एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब तक सीज फायर हमास नहीं मानेगा तब तक सीज फायर नहीं होगा। हमास इसलिए नहीं मानेगा कि जब उसने 72 आवर्स में उसने होस्टेजेस अगर एक बार छोड़ दिए, जो 48 हैं जिसमें से 20 जिंदा हैं, फिर उसके पास कोई ना कोई लीवे तो रह ही नहीं जाएगा। फिर तो बार्गेन पावर नहीं रह जाएगी। बिल्कुल, फिर तो इजराइल पटक उनको पूरे जोरों से। देखो मैं एक चीज बड़ी अचंभे की बताना चाहता हूँ विवेक। हाँ विवेक, ये 41 किलोमीटर लंबा, 6 से 12 किलोमीटर चौड़ा,
आज तक इजराइल को ये नहीं पता चला है कि वो होस्टेजेस कहाँ छुपा रखे। ये बिल्कुल। मुझे लगता है कि हमास की एक बहुत बड़ी सफलता है, जो कि इजराइल ने आपका इस्माइल हानिया को मारा, बाकी लीडर्स को भी उसने तेहरान में मारा, बाकी जगह भी मारा, लेबनान में, मगर वो आज तक ये नहीं पता वो कर टनल तो पता नहीं नहीं लगा पाए, बिल्कुल। फिर तो इजराइल पटक उनको पूरे जोरों से। देखो, मैं एक चीज बड़ी अचंभे पटक की पटक बताना कर चाहता हूँ धोएगा, विवेक। हाँ। हाँ विवेक, ये 41 किलोमीटर लंबा, 6 से 12 किलोमीटर चौड़ा, आज तक इजराइल को ये नहीं पता चला है कि वो होस्टेजेस कहाँ छुपा रखे। ये बिल्कुल। मुझे लगता है कि हमास की एक बहुत बड़ी सफलता है, जो कि इजराइल ने आपका इस्माइल हानिया को मारा, बाकी लीडर्स को भी उसने तेहरान में मारा, बाकी जगह भी मारा, लेबनान में, मगर वो आज तक ये नहीं पता वो कर पाया टनल तो पता नहीं। नहीं लगा पाए, बिल्कुल। दूसरा दूसरा एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इजराइल का मेन मुद्दा है कि हमास को कुचल देना, हमास को खत्म करना, और वो इसके करीब है। तो अब वो क्यों मानेगा? ये सच्चाई है। ये अभी टेम्परेरी सीज फायर एक प्रकार बरकरार के लिए मानेंगे। अगर हमास मानता है, एक बार उनके पास होस्टेज छूट गए, तो उसके बाद हमला फिर करेगा इजराइल, क्योंकि इजराइल जब तक नहीं मानने वाला, जब तक वो हमास की पूरी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बर्बाद नहीं कर दे। तो ये सोचना कि ये सीज फायर अगर हो भी गया, क्या ये होल्ड ऑन करेगा? मुझे नहीं लगता ये होल्ड ऑन करेगा। और ना ही ये अलाउ करेगा नेतन्याहू कि इसके अंदर कि कहीं ना कहीं और कोई पावर आकर रहे, वो इतनी जल्दी इसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि जो पैलेस्टाइन है, जो गाजा है, उसकी थ्रेट बरकरार रहेगी अगर हमास वहां जिंदा रहता है। तो सर, मुझे लगता मुझे है लगता है इसको कि देखता डोनाल्ड है। ट्रंप को कुछ नहीं, बस नोबेल चाहिए, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता वाला ये हिसाब है किताब दूसरा। है। दूसरा विवेक, एक चीज जी। तो माननी पड़ेगी हाँ। कि लड़ाई तो वैसे रुकेगी नहीं। अगर कोई कोशिश कर रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, क्योंकि उसका अपना इंटरेस्ट है। उसके दो इंटरेस्ट हैं, एक तो उसको नोबेल पीस चाहिए, अगर लड़ाई होती है उसके लिए फायदा है, क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स चल रहा है। सबसे ज्यादा हथियार तो अमेरिका के बिक रहे हैं, चाहे यूरोप ले रहा हो चाहे इजराइल ले रहा हो। मगर यह है कि ये लड़ाई कभी तो रुकेंगे, कोई तो इसकी कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए इसको कुछ ना कुछ तो आप कहो कि भाई कोशिश तो हो रही है डोनाल्ड ट्रंप से, सर, ये मगर वो लड़ाई कोशिश मुझे तो एक ही सक्सेसफुल सूरत नहीं हो। में खत्म होती दिख रही है कि वो ग्रेटर इसराइल बना लें और वहां पर इसराइल उस एरिया को गवर्न करे, तभी जाकर ये मुझे लगता है कि वॉर जो है उस सिचुएशन में खत्म हो जाएगी। एक और चीज और बड़ी अच्छी फिलिस्तीन बात के है लोग, विवेक। गाजा के लोग कभी भी इसराइली गवर्नमेंट स्वीकार करेंगे नहीं। तो हाँ ये बिल्कुल टसल ठीक है। चलती रहेगी जब तक ये मुद्दा रहेगा। और एक और चीज विवेक इसमें बड़ी अच्छी बोली है इजराइल ने। वो कहते हैं कि अभी टेनोक्रेट या पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स इसको कमांड करेंगे, पर पैलेस्टाइनर अथॉरिटी को हम नहीं गवर्न करने देंगे। इसका मतलब कोई नया ही एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बन के आएगा, जो कि गाजा पट्टी में इसको कंट्रोल करेगा। इस क्योंकि इजराइल के ये रेड लाइंस है। एक रेड लाइन हमास को पूरी तरीके से कंप्लीट फिनिश करना। दूसरा, जो पैलेस्टाइन के अंदर पैलेस्टाइन अथॉरिटी भी गवर्न नहीं करेगी, हमास की तो जरूरत ही नहीं है, हमास को तो वो बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। और तीसरा, वो बफर जोन बनाना चाहते हैं। ये तीन चीजें, नहीं, ये इसके जो अलावा वो जो नहीं जो मानेंगे। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। जो पॉइंट्स मैंने अभी गिनाए, जो पॉइंट्स आए हैं अभी तक सरफेस पर, जो 21 सूत्री एजेंडा है, इसमें दो तीन ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स है कि भाई इसराइल हमास के आतंकियों को रिहा करेगा, नहीं करेगा। मैं लिख के देता हूं, नहीं करेगा इसराइल, कभी भी नहीं करेगा। दूसरी बात, हमास का निशस्त्रीकरण कर देंगे, कोई भी हमास का किसी भी आदमी के पास हथियार नहीं रहेगा, यह भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। वहां के गवर्नमेंट में हमास की कोई भूमिका नहीं रहेगी, यह भी नहीं हो पाएगा। ऐसे ऐसे क्लॉज हैं जो पहली नजर पॉसिबल ही नहीं नजर आते। मैं धीरज जी से जानना चाहूंगा, क्या उनको लगता है कि ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है? कितने चांसेस देख रहे हो पॉसिबिलिटीज की? इसके बाद शांतेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और बहुत इंपॉर्टेंट आपने टॉक किया। देखिए, मैं तो इसको एक वेलकमिंग स्टेप देखता हूँ। मैं पहले से बोल रहा हूँ, जैसा भी आप प्रेसिडेंट ट्रम्प को करें, वो एक्चुअली एफर्ट्स तो कर रहे हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड उनका मजाक बनाया जाता है, यहाँ पे भी बनाया जाता है। लेकिन व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव? आप बैठे रहें, कुछ भी मत करें। सो अभी मैं आपको डाटा देता हूँ। आपने जो 20 पॉइंट एजेंडा गिनाया, उसमें कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है हमास इज आउट। और हमास को तो बेस्ट केस सिनेरियो ये होगा कि राइट टू लिव और राइट टू लीव गाजा, ये दो इश्यूज हैं। तीसरा, उनके लिए जो बेस्ट है हमास के लिए, उनके जो प्रिजनर्स हैं उनको इसराइल के ऊपर फोर्स किया जाएगा रिलीज करने के लिए। नाउ जिन्होंने मास किलिंग की है, दैट्स अ सेपरेट थिंग।
और गाजा फिलिस्तीनी तकरीबन 1700 आर इन इजराइल आफ्टर दिस, ये जो ऑपरेशन हुआ है उसके बाद 1700 फिलिस्तीनी उनकी कैप्चर में है, जिसका एक एजेंडा है कि उसे रिलीज करें। मैं आपको एक नंबर देता हूं जो आपके लिए बड़ा जरूरी है जानना इसके बैकग्राउंड के लिए, क्योंकि आपने सारे पॉइंट्स गिना दिए, आई डोंट वांट टू रिपीट देम। लेकिन अगर हम डेथ और डिस्ट्रक्शन देखें तो तकरीबन 62,686 पीपल हैव डाइड इन द वॉर इन गाजा एज पर जनवरी 2025, और तकरीबन 896 फिलिस्तीनी इन वेस्ट बैंक, जो कि बिल्कुल ही अलग होना चाहिए था। डैमेज जो हुआ है वो $30 बिलियन का हुआ है, जो बिल्डिंग्स, मोस्ट ऑफ देम इज बिल्डिंग्स, और तकरीबन $19 बिलियन का इकोनॉमिकल लॉसेस फ्रॉम रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, फॉर गिवन रेवेन्यू, ऑपरेशन कॉस्ट। और ये 2024 के कंपाइल्ड डाटा है, दिस इज नॉट इवन दिस ईयर्स डाटा, क्योंकि वो कंपाइल्ड नहीं है। और रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं वो 53.2 बिलियन आएगी फॉर गाजा, और तकरीबन 53% ऑफ द टोटल डिस्ट्रक्शन कॉस्ट इज हाउसिंग। 292,000 houses have been either fully destroyed या फिर वो लिवेबल कंडीशन में नहीं है। तो तकरीबन 92% ऑफ हाउसिंग यूनिट्स एंड 70% ऑफ ऑल स्ट्रक्चर इन गाजा इज गॉन। इजराइल का सेंट्रल बैंक ये कहता है कि इजराइल के ऊपर इस वॉर की कॉस्ट एज ऑफ 2025 55.6 बिलियन है। और अगर हम एक स्नैपशॉट ले तो लॉस ऑफ लाइफ इजराइल में डेफिनेटली कम है, पर उसके एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है। ये जानना जरूरी है कि हर दिन ये जो वॉर एस्केलेट हो रही है, इससे आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर अनस्टेबिलिटी आ रही है। इस टाइम पेट्रो डॉलर के ऊपर बहुत बड़े कंसर्न्स हैं। आप देख रहे हैं रशिया का इन्वॉल्वमेंट टू इंक्रीज हिज एनर्जी इज गोइंग अप। तो ये एक बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही किसी भी है जंग का एडवर्स कि इफेक्ट ही होता है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं होते हैं, पॉजिटिव साइड नहीं होता। एब्सोल्युटली मैं डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम की सराहना करता हूं, उन्होंने जो एफर्ट किया है, लेकिन मैं इंटेंट पे सवाल उठा रहा हूं सर। इंटेंट, लेकिन मैं इंटेंट क्या वाकई जंग रुकवाना है या नोबेल प्राइज पाना है? देखिए, मैं एक ऑनेस्टली बात बताता हूँ, आई एम बीन फॉलोइंग ट्रम्प सिंस 2019। मैं उनको बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, एंड यू नो देयर आर सर्टेन थिंग्स आई अप्रिशिएट, और कई चीजें आई थिंक ही कैन डू इन अ डिफरेंट वे। पर वो सीजन पॉलिटिशियन नहीं है, ही इज अ बिजनेसमैन, वो चीजों को बिजनेस के जैसा रन करते हैं। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ही स्पीक्स फ्रॉम हिज हार्ट। उनका ये मानना है कि उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, बट दैट्स नॉट द रीजन ही इज वर्किंग ऑन इट। ही जेन्युइनली बिलीव्स उनका रोल है मिडिल ईस्ट की वॉर रोकना, रशिया यूक्रेन की वॉर रोकना, और यही वादा उन्होंने मिलेनियल्स को किया है, जेनजी को किया है, जिन्होंने उनको वोट दिया है। वर्ल्ड को कैसे हम एआई रेस में आगे ले जाएं, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन को नीचे लाएं, ही स्ट्रांगली बिलीव्स इन इट। लेकिन मीडिया उनकी, मुझे लगता है एक तो देयर इज अ कम्युनिकेशन इशू गोइंग ऑन, वो शायद समझा नहीं पा रहे या क्या हो रहा है, बैकफायर होता है बार बार। और इससे एक्चुअली अगर आप देखें, अगर कोई इंसान आपका मजाक बना रहा है फॉर स्टॉपिंग अ वॉर, यू स्टिल कंटिन्यू, यू हैव टू गिव इट टू हिम। मेकिंग अ जोक अबाउट ट्रम्प, इट्स अबाउट व्हाट इज हिज इंटेंट। मुझे लगता है जेन्युइन इंटेंट है टू स्टॉप द वॉर। अगर वो कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान वॉर उन्होंने रुकवा दिया, न्यूक्लियर वॉर रुकवा दिया, तो फिर सवाल उठते हैं। उन्होंने एक बार नहीं 40 बार ये दावा किया है। 2017 से 2021 के बीच उस पूरे कार्यकाल के दरमियान 35,000 झूठ बोलने का एलिगेशन है, और ये मेरी रिपोर्ट नहीं, यूएस मीडिया की रिपोर्ट है। आई एग्री विद यू, आपने जो पॉइंट अभी रेज किए बिल्कुल सही है। वर्ल्ड ट्रस्ट ऑन ट्रम्प, करेक्ट, देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट, देयर इज नो क्वेश्चन, बट लुक एट द इंटेंट टू स्टॉप द वॉर डिस्पाइट गेटिंग रिडिक्यूल्ड। ये मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है ये नोबेल पीस प्राइज के लिए की जा रही कवायद है। मैं शांतेश जी का एक रिएक्शन ले लूं जल्दी से। मैं कौन सा मैं आ रहा हूं, फिर मैं वापस लौटूंगा आपके पास। हाँ बोलिए, चलिए बोलिए आप। हाँ, I think at the stage where Trump is sitting, at the age where he's sitting, Nobel Peace Prize is not a big deal for him. Trust me. This is a hype. नहीं, वो कई बार खुद ही वो जिक्र कर चुके हैं। क्यों शांतेश जी? नोबेल पीस प्राइज का जिक्र तो कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने किया, डोनाल्ड ट्रंप के जिक्र करने के बाद हम लोगों ने जिक्र शुरू किया है। शांतेश जी देखिए, निश्चित रूप से विवेक जी, आपका जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण है। आपको समझना है कि पूरा जो घटनाक्रम हो रहा है अमेरिका में, बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बार बार नोबेल प्राइज की बात कर रहे हैं, जैसे अभी धीरज जी बोल रहे थे कि नहीं उनका इंटेंट ये नहीं है, लेकिन मेरा मानना उनका इंटेंट यही शुरू से ही। देखिए, आप एक बात समझने की कोशिश करिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो पॉलिसी है उसे पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या हुआ वो देखिए। इनस्टेबिलिटी घटी है, बढ़ी है।
बड़ी और है। ऐसे तमाम मुद्दे बता रहा हूं जिन पे एक कंसेंसस बन सकता है या बनने की प्रक्रिया में थे, वो सब रुक गए। आप पेरिस क्लाइमेट से बाहर हो गए, डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गए, आप चाइना को चैलेंज कर देंगे, टैरिफ करेंगे, मतलब इस तरह की चीजों से इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। पहली बात, जब इंटरनेशनल पीस की बात बार बार हम करते हैं, तो इंटरनेशनल पीस को बहुत संक्षिप्त दायरे में नहीं देखना है कि आप इंटरनेशनल पीस के मतलब दो कंट्री के बीच वार रुकवा दिए तो पीस हो गया, बिल्कुल नहीं। एक तरफ तो अब ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर दे रहे हैं जहां पे पूरा वर्ल्ड इंस्टेबिलिटी के एकदम खाई में गिर गया। पूरी इकोनॉमी, आपका सबसे बड़ा एलाई कोई था इंडिया, आज वो आप साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार पुश कर रहे हैं। पाकिस्तान, जिसको हमेशा आप अपनी तरफ यूज किया, पिछले 25 साल से वो चाइना के साथ जाके खेल रहा था, और उसको अपने पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे आप अपना प्रपोजल डलवा रहे हैं, किसके लिए? कि नोबेल पीस प्राइज दे। अभी रिसेंटली जो आप बता रहे हैं, इतना अचानक से क्या हो गया, मिडल ईस्ट में शांति प्रक्रिया शुरू हो गई, अब बोलते हैं हम तो 20 पॉइंट लेके आ रहे हैं और कॉम्प्रहेंसिव प्लान है, और इससे पूरा पीस स्टेब्लिश हो जाएगा। आप देखिए, वुडरो विल्सन को फॉलो करना चाहते हैं। वुडरो विल्सन को पीस प्राइज मिला था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो 14 पॉइंट वो लेके एजेंडा आए और उनको मिल गया। तो हम 20 पॉइंट लेके आएंगे तो मिल जाएगा। आप एक तरफ ये नहीं देखे, वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन अलग थी, अभी इजराइल की कंडीशन मिडल ईस्ट में अलग है। जब से इतिहास उठा के देखिए, 1940s ऑनवर्ड्स लगातार वार होते जा रहे हैं इजराइल और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, और उसका आउटकम क्या निकल के आ रहा है? क्या आपको किसी तरह से भी, जो 20 पॉइंट्स आप डिस्कस कर रहे थे, कहीं से भी देख के लगा कि इसके बाद कोई शांति स्थापना हो पाएगी वहां पे? बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कह रहे हैं नहीं, कुछ तो अच्छे हैं, कुछ तो बुरे हैं। वही बुरे वाले जो मुद्दे जिनको आप कह रहे हैं कि नहीं एग्री होंगे, कंसेंसस नहीं बनेगा, वही अच्छे मुद्दों को भी पीछे कर देंगे, और आज तक वही और होता ये है भी मिडिल ईस्ट। कमाल की बात देखिए कि यूएनजीए में बेंजामिन नेतन्याहू ये कहते हैं कि जो भी मुल्क फिलिस्तीन को एज अ देश मान्यता दे रहे हैं, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, एग्जैक्टली, वो पागल हैं, ये पागलपन है। और ट्रंप के 21 सूत्रीय एजेंडे में एक पॉइंट ये भी है कि फिलिस्तीन को एज अ कंट्री मान्यता देना, और सबसे मजे की जिसको बात आप एक जिसको और देखिए, अरब कंट्रीज विवेक मिलकर जी, गवर्न करेंगे। विवेक जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखिए, जी। जितनी कंट्रीज का नाम ले रहे हैं कि दो कंट्रीज के बीच युद्ध रुकवा दिए या फिर शांति स्थापना करा दिए, उन तमाम ग्रुप्स में भी, उन दो कंट्रीज या ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज में भी, एक ग्रुप तो बार बार बोल रहा है कि नहीं, इनमें कोई रोल नहीं है इनका। चाहे इंडिया पाकिस्तान का एग्जाम्पल लीजिए, इसे चाहे जितने एग्जाम्पल आपने दिए, सब में बोल रहे हैं। इवन आज जो हो रहा है वहां पे कतर में, अभी जिस तरह से अटैक किया दोहा में, अब बोल रहे हैं नहीं नहीं सॉरी, गलती हो गई, वो गलती से चला गया। बिल्कुल गलती से नहीं, मैं बता रहा हूँ, दैट इज वेरी मच मुझे स्ट्रेटेजिक। लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा इसके पीछे क्या खिचड़ी पक रही है। जाकिर हुसैन साहब ज्यादा बेहतर समझा पाए, वो इंटरनेशनल रिलेशंस देखते हैं। उसके बाद में कौल साहब और सिवाज सर आपके पास आ रहा हूं कि एक तरफ वो बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि जो लोग एज अ कंट्री मान्यता दे रहे हैं फिलिस्तीन को, ये पागलपन है और ये देश पागल हो चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर में, इंटरनेशनल प्रेशर में ये बहुत गलत हो रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप की इस लिस्ट में है कि भाई फिलिस्तीन को एज अ कंट्री मान्यता देना, और वेस्ट बैंक का विलय इसराइल के साथ नहीं हो सकता है और वो कभी हम होने नहीं देंगे। तो ये कैसे ये क्या खिचड़ी पकड़ी, चल क्या रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ट्रंप पे कभी यकीन न करिए, और जिसने यकीन किया वो खुद अपने भुगतान के लिए तैयार रहे। ट्रंप तो वही करते हैं जैसे एक बिच्छू को पानी में डाला, फिर निकाला, फिर मारा, फिर मारा। और ये इनका जो है पिछला वाला भी दांव ऐसे दौर था, आज से जो है 6-7 महीने से जो ये चल रहा है यही है। इवन कि कतर को ही अमेरिका ने ऑफिस खुलवाया, टॉक किया, नेतन्याहू के कहने पर जो है वो हमास को पैसा देता था, जिसमें नेतन्याहू खुद जो है एक ब्राइबरी केस में फंसे हुए हैं। उन्होंने पैसा लिया है कई मिलियन डॉलर, 100 मिलियन, 200-250 मिलियन डॉलर, और फिर उन्हीं के ऊपर अटैक करवाते हैं कि एक बार खत्म हो जाएगा तो मामला ही खत्म हो जाएगा। वो तो उनका भाग तक ही बच गए। अब ये 20 पॉइंट प्रोग्राम को अगर आप सही ढंग से पढ़िए तो जिसके ऊपर रूल करना है, जिसके लिए लाना है, वो है ही नहीं उसमें। ना तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, ना पैलेस्टीनियन पीपुल है, ना गाजा के लोग हैं, ना कुछ नहीं है। ये तो बंदूक, कनपट्टी पे बंदूक रख के 4 दिन का टाइम दिया है। और हमने ये भी देखा है कि जब भी नेतन्याहू जो है व्हाइट हाउस से आए हैं तो और ज्यादा डेथ एंड डिस्ट्रक्शन लेके आए हैं। अब नेतन्याहू कहते हैं अगर ये नहीं होगा तो मैं फिनिश करूंगा। नेतन्याहू ने सारे असलहे इस्तेमाल कर लिए, सिर्फ एक ही चीज बची है उनके पास, न्यूक्लियर वेपन। क्या वो टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन मारने जा रहे हैं? ट्रंप इसके जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ये प्लान फेल होगा। अगर हमास इसको एक्सेप्ट करता है, मानता है, तो सिर्फ एक वजह से मानेगा कि वो अपनी जनता की तबाही और की भूखमरी को रोकने के लिए। अदरवाइज इस प्लान में कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये पीस लाएगी, ये स्टेबिलिटी लाएगी।
और ये लैंड के लिए लैंड फॉर पीस होगा। इसमें आप पूरी तरीके से देख लिए, जो इनके अल्ट्रा सपोर्टर्स हैं, बिजलाल और तमाम सब, वो आज भी कह रहे हैं कि हम जो है गाजा की जमीन को बेच के वहां पे बेचेंगे, लोगों को लाएंगे। और उस प्लान में ये भी है कि एक मिराकल सिटीज बनेंगी जो मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी होंगी। मिराकल सिटीज क्या होंगी? रेवेरा होगा। वो मिराकल सिटीज नहीं, उससे बड़ी सिटीज जो है, नियोम बन रहा है, रेड सी प्रोजेक्ट है, बड़ी बड़ी इमारतें बने। क्या ट्रम्प देंगे? बेवकूफ बना रहे हैं बेचारे। हमास को मारना चाहते हैं, लोगों को मारना चाहते हैं, यही चीज है। और मैं एक बात और कहूंगा, शायद अगर व्हाइट आदमी को आप बुलाइए तो ट्रम्प की बातों को ज्यादा एक्सपोज करेगा बनिस्बत जो है इंडियन जो है वहां पे इंडियन ओरिजिन के डायस्पोरा है। उन लोगों ने एक वर्ड नहीं बोला है अभी हमारे खिलाफ जो है, जितनी ट्रम्प ने पॉलिसीज किया, चाहे H1 वीजा हो, चाहे फार्मास्यूटिकल हो, चाहे ओटी का केस हो, चाहे पाकिस्तान को सपोर्टेड करने हो, चाहे क्रिमिनल की तरह हमारे जो है अनडॉक्यूमेंटेड जो माइग्रेंट्स हैं उनको क्रिमिनल की तरह भेजा हो। तो हमको किसी के ऊपर यकीन नहीं करना है, दुनिया को किसी के ऊपर नहीं करना है। अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो सपोर्ट करे, नहीं तो अपोज करता रहे। हमने भी तो यकीन नहीं किया था जाकिर साहब, हमने भी तो यकीन नहीं किया था। हमें क्या मिला? किए थे पांच राउंड तक हम कुछ नहीं बोले थे। हम हमारी मीडिया में आता रहा, आप लोग कहते रहे बहुत अच्छा हो रहा, बहुत अच्छा रहा, और तब पर भी हो रहा। जब उसकी खिलाफ पॉलिसीज आने लगी, जब हमारे खिलाफ एंटी इंडिया पॉलिसी वो इंप्लीमेंट करने लगे, तब चीजें भंडा फोड़ गई। अभी भी हम होपफुल हैं। हाँ, हम मना नहीं करते, हम कहते हैं कि निगोशिएशन का रास्ता खोल के रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हाँ। लेकिन डेमोक्रेसी में जो है इंफॉर्मेशन का शेयरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू मैनेज द पॉलिसीज। डेमोक्रेसी में अगर आप इंफॉर्मेशन रोक देंगे, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की किस डेमोक्रेसी। बात पर भरोसा करें, किस बात पे नहीं करें। वो कौन सी बात सही आप बोल रहे अपने हैं, इंटरेस्ट कौन सी नहीं बोल पे रहे हैं। भरोसा करिए। हमास की बात अलग है, बेचारे बंधक बना के सारे गाजा के लोगों को मारा जाता है, उनकी बात अलग है। हमारा एज ए इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री, हमारा जो इंटरेस्ट करता है, जहां तक हम कर सकते हैं। ट्रम्प सिर्फ एक फोर्स की भाषा, एक मिनट, सिर्फ जो है फोर्स की भाषा समझते हैं। वो पुतिन के सामने जो है पूरे 55 मिनट का जो है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में स्पीच दिया, उसमें पुतिन का एक बार भी नाम नहीं लिया, चाइना का एक बार भी नाम नहीं लिया, और सबको घसीटा, सबको नंगा किया। यूनाइटेड नेशन को कहते हैं भंग कर दो, इसकी वैल्यू खत्म हो गई। तो हम उनको समझने के लिए क्या बार बार इतना एक्सप्लेनेशन, और सारी जिंदगी वो नहीं, मीडिया से रहे। लेकिन ये बहुत एंटीसिपेटेड एक मुद्दा रहा है, और बहुत इंतजार रहा है इस चीज का कि ये गाजा और इजराइल वाला वॉर रुकेगा। पूरी दुनिया इस बारे में, और जब ये प्रस्ताव आया, इंक्लूडिंग इंडिया ने भी सपोर्ट किया कि भाई ट्रंप की कोशिश जो है वो कामयाब होनी चाहिए, और जितने भी लोग हैं इस मुहिम में लगे हुए वो कम से कम उनका साथ देंगे और ट्रंप इस मुहिम में कामयाब होंगे। तो एंटीसिपेशन ये हो रहा है कि भाई ये वॉर रुकवा लेंगे। नहीं रुकवा पाएंगे, इनका मतलब ही है कि जो सफर कर रहा है उसको नहीं इंक्लूड सिवात सर। देखो विवेक, ये सच्चाई है कि अभी मैं सभी कह रहे हैं कि भाई ये युद्ध नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि इसके अंदर काफी खामियां हैं, और हमास इसको मानेगा नहीं, क्योंकि हमास के पास लीवरेज नहीं रह जाएगा अगर वो नहीं। तो सर, हमास के पास अब ऑप्शन क्या बचा है? यही बचाना, हमास बचाना, फिलिस्तीनी बचे। मैं यही कर रहा हूं। मैंने कहा सभी की सब कह रहे हैं, कहते हैं भाई आप ये बता दो पहले लड़ाई रुकेगी कैसे। कम से कम एक इंसान ट्राई तो कर रहा है, कम से कम वो कोशिश तो कर रहा है। उसने सारे मुस्लिम वर्ल्ड को 8 के 8 को अपनी पॉकेट में डाल दिया। ये कतार हो, चाहे आपका सऊदी हो, यूएई हो, टर्की हो, पाकिस्तान हो, वो कहते हैं तो इनके पास विकल्प भी कुछ नहीं है कि अमेरिका की जी हजूरी ना करें। नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। आज की तारीख में वो सब इसके अगेंस्ट हो गए थे। अभी जो पीस प्लान, जो 20 पॉइंट का पीस प्लान है, उसके इसने क्या मास्टर स्ट्रोक किया डोनाल्ड ट्रंप ने, इन जो यूएनजी के साइड लाइन में इन्हीं सभी लीडर्स को ये बताया कि ये पीस प्लान है, दे ऑल आर इन एग्रीमेंट। सो ये एक बड़ी खसूसियत सी ऐसा है कि ये सोचना कि भाई बिल्कुल ये जो प्लान है सक्सेसफुल होगा, ये कहना तो नहीं पॉसिबल आज की तारीख में, मगर कोशिश तो है। अगर हम कोशिश को भी नहीं बरकरार रखेंगे, हाँ उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है नोबेल पीस प्राइज का, मगर एक कोशिश तो है। या आप बता दें कैसे ये होगा, नहीं तो ये लड़ाई तो चलती रहेगी। ये लड़ाई इजराइल ने तो नहीं स्टार्ट की ना, ये तो हमास ने की 7 अक्टूबर को जो एक जेनोसाइड किया था। इसलिए अब जो लड़ाई रुक सकती है, कोई ऐसा ही प्लान आएगा। मगर एक चीज माननी पड़ेगी कि 20 पॉइंट प्लान जोड़ने की बजाय हमास को भी ये अपने
साथ लेते, क्योंकि आपने प्लान दे दिया फिर हमास से पूछ रहे हो, तो फिर वो प्लान फेल हो सकती है। जैसे इजराइल को साथ लिया, बैक चैनल डिप्लोमेसी से, आपको जैसे कतार कर रहा था, इजिप्ट कर रहा था, अभी आपको पता होगा विवेक, कतार, इजिप्ट और टर्की, सर इन्होंने मैं कहता हूं ये कमाल का डबल स्टैंडर्ड है। हाँ नहीं, आप सुनो मेरी विवेक, जी। इन्होंने बोला कि हम इस पीस प्लान को अंदर इन्वॉल्व होंगे और इसको कोशिश करेंगे कि, मेरे को डर एक ही है कि हमास को अपने क्यों साथ नहीं लिया? लेना था। क्यों हमास को तो आपने पूछा नहीं, हमास अगर मना कर गया तो फिर ये पीस प्लान तो चलेगी नहीं। अगर वो तो ये हाँ भी हमास भर को क्यों गया- नहीं पूछा? मैं जल्दी से इसका जवाब कॉल साहब से ले लूं। कॉल साहब को क्या लगता है? नहीं, मैं एक और विवेक, जी, मेरा आप पूरा मतलब कर लीजिए, ये ठीक है, जल्दी पूरा कर लीजिए। एक सक्सेस तो मानो कि कोशिश तो कर रहे हैं ना डोनाल्ड कोशिश ट्रंप, कर रहे हैं, बाकी ठीक तो है, इसकी कोई तारीफ कोशिश होनी कर ही चाहिए। नहीं रहा। जी, कोशिश कर रहे हैं। कॉल साहब, हमास को क्यों नहीं बुलाया बातचीत करने के लिए? देखिए, या तो आप इस साइड हो जाइए या उस साइड, ये बीच का रास्ता ठीक नहीं है। पहली बात, आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। नंबर टू, इन्होंने आपके डिफेंस एक्सपर्ट जनरल सहवाग ने ये बात सही बताई। मैं वो पॉइंट लास्ट टाइम ऐड करना चाह रहा था कि सब नेशंस ने इसको एग्री किया है और ये एक वेलकमिंग स्टेप है। आई एम नॉट इन द बिजनेस ऑफ प्रिडिक्शन, लेकिन मैं आपको एक बात समझा ये देता वो हूं देश कि है आप- जो अमेरिका की इजाजत के बगैर नहीं चलते हैं। ये मिडिल ईस्ट के देश है, खाड़ी देश है, इनके एक पत्ता नहीं हिल सकता अमेरिका के एक परमिशन के बगैर। आप करें, एग्री किया है, Correct. अग्री करने के अलावा कोई Correct. विकल्प नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें भारत ने भी देखिए- एग्री किया है, ये एक बड़ा पॉइंट है। जी, हाँ, देखिए, जो 20 पॉइंट है उसके अंदर एक क्लॉज है कि रिकंस्ट्रक्शन की कॉस्ट सारे ये अरब देश देंगे, जो $53 बिलियन नहीं, प्लस मेरा 20 सवाल बिलियन है डॉलर हमास को एंटीसिपेट। क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया? सर, आप मेरी बात 1 मिनट कंप्लीट होने दीजिए। मैंने पूरा बड़े कीजिए। शांति से सबको सुना, क्योंकि आई एम इन वन साइड, एवरीबडी इज ऑन द अदर साइड। हमास को कोई राइट नहीं है किसी भी निगोशिएशन में एग्री होने का। एक क्यों? भी फिलिस्तीनी, सुनिए सुनिए, एक भी इजरायली इंक्लूडिंग इजरायली पीपल लिविंग हियर, दे कैन नॉट सी हमास। दे वांट हमास टू कम अंडर, मतलब कानून के जरिए उनको सजा मिले। आप एक कंट्री के अंदर इन्वेड करके उनके लोग जो आराम शांति से बैठे उन्हें किडनैप करके ले आते हैं, और ये चुनी हुई सरकार थी। इट्स नॉट लाइक रेगुलर पीपल शोड अप इन हमास, चुनी हुई सरकार, और इसका खामियाजा अनफॉर्चुनेटली इनोसेंट लोगों को भुगतना पड़ा, जो बहुत गलत है। मैं इस वॉर के टोटली अगेंस्ट हूं, लेकिन हमास को अगर आप टेबल पे लाएंगे तो दैट विल सेंड अ वेरी रॉन्ग। तो क्या तालिबान को टेबल पे नहीं लाया गया था? तालिबान के साथ दोहा एग्रीमेंट नहीं हुआ, तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान नहीं सौंपा गया। ये किस तरह की बात है? तालिबान और हमास में क्या फर्क है? आप मुझे 5 फर्क बता दीजिए। दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं। हमास एक कंट्री के अंदर इन्वेड करके टेररिज्म करती है, ये एक डिफरेंट सिचुएशन थी। 700 बंद, आप सोचकर आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? लेकिन तो एक तालिबान प्रॉब्लम भी है, तालिबान भी इन्वेडर्स ही तो थे सर, और क्या थे? तालिबान टेररिस्ट ग्रुप ही तो था। वो टेररिस्ट ग्रुप को पनाह देते थे। दैट इज ट्रू, इसीलिए वहां पे जाके डिस्ट्रक्शन हुआ। लेकिन मैं फिर एक बात बोलता हूं, एक भी इजरायली जल्दी किसी भी please, ग्लोब हाँ। में बैठा हो, किसी जी। भी कंट्री में, ये मेरी बात प्लीज खत्म होने दीजिए, जल्दी प्लीज, वो कभी भी थोड़ा अपने टाइम शॉर्ट गवर्नमेंट है। के हाँ। सपोर्ट में नहीं आएगा अगर आप हमास को एक निगोशिएशन टेबल पे बिठाएंगे। इसीलिए ट्रंप ने एक क्लॉज रखा है, द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर हमास, स्टे अवे फ्रॉम गवर्नेंस, वी विल लेट यू लीव द कंट्री एंड वी मे गिव यू राइट टू और यही लिव। लेकिन शांतेश भाई जी, लेकिन जल्दी पूरा कर लीजिए। लेकिन इसी, आप मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो लास्ट क्लॉज है ना, राइट टू लिव, अगर आपने एक्सप्लोजन्स कर रखे हैं, अगर आपने इजरायली लोगों को मारा हुआ है, क्या इजराइल के लोग इस बात पे एग्री करेंगे? दैट इज व्हाट नेतन्याहू विल बी रिप्लाइंग। लेकिन आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, इट्स अ जी। वेरी गुड स्टेप इन ये द अच्छी राइट बात है, डायरेक्शन। ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। मैं भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं, मेरा तो ब्लड ग्रुप ही बी पॉजिटिव है। लेकिन मैं जाकिर भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले जाकिर भाई से पूछ लेते हैं। पहली जाकिर बात भाई, तो ये है कि मैं बहुत छोटा सा हाँ बोल लीजिए प्लीज। लेकिन मैं ये कह रहा था, चलिए, ये कहते तालिबान हैं के लिए भी तो यही कहते थे, वी विल नेवर सरेंडर टू तालिबान, वी विल नेवर गिव अफगानिस्तान टू सीरिया- तालिबान। जी, सीरिया में 10 मिलियन के, जिसके सर पे 10 मिलियन का अवार्ड रहा था, आज उसको जो है अपनी गोद में बैठा लिए हुए हैं। यूएनजीए में बैठा हुआ है वो आदमी, ये यूएनजीओ में यूएनजीए देखिए, में एक बैठा बात, हुआ है, और उसकी ये फोटो कहते हैं देखी कि मैंने। हमास- वो इस हमास तरह बन- से दो लोगों के सिर आप अपने बात हाथ में करते ऐसे हैं। लेकर, कौल जी, उसकी आप- फोटो इंटरनेट पर वायरल है। आप अगर सही नहीं बोल सकते तो मत बोलिए, गलत का साथ मत दीजिए। आज सब 1948 में पहली बार जो है कम से कम 2.5-3 लाख लोगों को इजराइल ने मारा, उसके बाद 67 में मारा, फिर मारते चले जा रहे, नकबा होता चला जा रहा। आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप बोल के देखिए, आप ये आपको डिपोर्ट कर देगा ट्रंप। डोंट सपोर्ट द राइट पार्टी। आप सही नहीं बोल सकते तो चुपचाप रहिए।
दुनिया को गलत रास्ते पे नहीं डालना जी चाहिए। ठीक है, अपनी धीरज कौल जी कुछ इंटरनेशनल कहना को। धीरज कौल जी जल्दी से। पहली बात तो डिपोटेशन नहीं हो सकता, लेट मी क्लैरिफाई दैट। क्या नंबर टू, बात करते हैं ये आप? देश में अभी भी कानून चलता है। कुछ नहीं नंबर कानून थ्री, वूनून है, पीपल, ट्रम्प के आगे कुछ नहीं कानून है। देखिए मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो ये दिस इज अनबिलीवेबल, दिस इज डायरेक्ट। तो अगर हम सच बोलते हैं, सच एक का एक साथ करके एक एक देते करके हैं, कोई बात नहीं, एक एक करके प्लीज, थैंक यू। हाँ एक एक अगर करके अपनी सच बात। बोलते हैं, सच का साथ देते हैं, हाँ यू आर वेरी मच प्रोटेक्टेड। और हाँ इस कदम का मैं बहुत वेलकम करता हूं, लेकिन मैं आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूं। जल्दी से आई प्लीज, एम 10 नॉट सेकंड सर। अगेंस्ट की हाँ, आई एम नॉट अगेंस्ट कि हमास को टेबल पे बिठाया जाए, लेकिन क्या इजरायली लोग उसको एग्री करेंगे? दिस इज अ जी $1 million ठीक है, क्वेश्चन, क्योंकि उनके शांति सेंटिमेंट्स जी, जुड़े हैं। शांति जी, शांति जी। देखिए निश्चित रूप से इतना सब कुछ सुनने के बाद एक बात तो समझ में आई। देखिए दोनों जो लोग एक्सट्रीम पोजीशन है दोनों, एक तरफ की बैठने देना चाहिए, एक नॉर्थ नहीं पोल साउथ बैठने देना पोल। चाहिए। हाँ, ये जो एक्सट्रीम पोजीशन मुझे मुझे लगता है हम लोग इंडिया हमेशा मिड पॉइंट खड़ा होकर देखता है और हमेशा सच के साथ इंक्लाइंड होता है। भारत का पोजीशन देखिए शुरू से जब से युद्ध हो रहा है, चाहे वो रसिया यूक्रेन का हो चाहे इजराइल मिडिल ईस्ट का हो, हमेशा बोल रहा है कि पीसफुल रिस्टोरेशन होना चाहिए, डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव स्टार्ट होने चाहिए। हमेशा शुरू से बोल रहा है नेगोशिएशन होने चाहिए, डायलॉग्स होना चाहिए, कम्युनिकेशन होने चाहिए। आज भी भारत ने यही बोला है। जो बार बार भारत का बोला जा रहा है ना 20 पॉइंट सपोर्ट कर रहा है, भारत ने नहीं बोला। भारत ने बोला कि जो शांति प्रक्रिया शुरू हो रही है उसका स्वागत करते हैं। और रही बात पॉइंट्स की, तो उस पर पॉइंट्स पे इंडिया के पोजीशन अलग अलग हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया गवर्नमेंट सब पॉइंट सपोर्ट कर रही है, कहीं इंगेज ही नहीं। इंडिया हैज नेवर बीन पार्ट ऑफ दिस पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट कि चलो इंडिया ने बनाया है। नंबर वन। नंबर टू, हमास को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, ये बात सत्य है कि हमास का काम करने का तरीका भी कोई अंडर क्वेश्चन मार्क है। निश्चित रूप से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही काम करते हैं और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही वो कंसीडर होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर वही आपने जो सवाल उठाया बहुत अच्छा भी था, क्या ये तालिबान गुड तालिबान हो सकता है, सीरिया के लीडर्स बैठ सकते हैं, तो हमास जो एक नॉन स्टेट एक्टर्स है या एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनको क्यों नहीं बैठा सकते आप उनको मेन स्ट्रीम पे ले आइए, उनके साथ डिस्कशन करिए, कॉम्प्रोमाइज करिए। वो नहीं हो रहा है, आप उनको मेन एक्टर्स को बाहर निकाल दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं नहीं आपकी जरूरत ही नहीं। आप उनको नॉन स्टेट एक्टर ही मानिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही मानिए, लेकिन उनको डायलॉग टेबल पे ले आइए। डायलॉग टेबल पे ले आएंगे तो उनकी बात समझ पाएंगे, कंसेंसस बनेगा और एक अच्छा रेजोल्यूशन निकलेगा। 20 पॉइंट आप ले आते हैं, एक तरफा है, तो समस्या वही है। आज बहुत विपरीत परिस्थिति खड़ी हुई है हमास के लिए, तो हमास अभी फिलहाल मान लेगा कि चलिए ठीक है, लेकिन फिर 10 साल बाद हमास खड़ा हो जाएगा वापस और बहुत बड़ा हमला करेगा या कर सकता है और होगा। तो इजराइल भी इससे अवेयर है। ऐसा नहीं इजराइल बार बार क्यों करा इनको डिजार्म करो, क्योंकि इजराइल को पता है कि आर्म होंगे ही होंगे। नहीं, क्योंकि मुझे लगता वहां है का आने पूरा वाले नेचर ही समय है। में शांतेश वो भाई ये बड़ा मजेदार होने वाला है। विवेक जी एक सेकंड, जी वहां जियोपॉलिटिकल हाँ स्ट्रक्चर ही इस तरह का है कि वो हमास को फिर खड़ा करेंगे। वही जो बड़ा सीरिया है, वही बाकी कंट्रीज जो देख रहे हैं, यमन है, जितने भी हैं आप देखेंगे, ईरान है, फिर वो वापस खड़ा कर देंगे, जी बिल्ड कर देंगे। तो इजराइल को डर वही है नहीं कि नहीं, हमें ऐसी ये परिस्थिति वाला बनानी है ये वाला वहां सीज पनप फायर होगा कि नहीं होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बता जी रहा हूँ ये वाला सीज फायर ये बिल्कुल नहीं ये होगा। लगता है मेजोरिटी से आप बातचीत हो गई, सीज फायर मुमकिन नहीं दिखता है। कॉल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, 10 सेकंड जल्दी से। कॉल साहब 10 सेकंड, टाइम बिल्कुल भी नहीं मेरे पास। देखिए हमारे खुद के जान पहचान के लोग हैं जो हेल्थ केयर के कैंप्स उधर रन करते हैं, और मैं आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। इवन जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनके अंदर रिजेंटमेंट है, द वे हमास एक्टेड एंड क्रिएटेड दिस। तो फिलिस्तीन के जो बचे हुए लोग हैं उनके अंदर भी एक बॉडी अब डेवलप हो रही है जो एक पैरेलल गवर्नेंस बॉडी में अपना इनपुट दे सकती है। तो हमास इज नॉट ऑल फिलिस्तीन, ये दो सेपरेट चीजें लेकिन हैं। ये हमास इन्हीं लोगों के बीच से निकला है, रेजिस्टेंस वहीं बनता है। वो बाहर से लोग नहीं आते हैं, कहीं से इंपोर्ट किए हुए, कोई कतर से आ रहा है, कोई यमन से आ रहा है, क्या किसी दूसरे देश से आ रहा है। हम सब ये उम्मीद करते हैं, कौल साहब, शांतेश भाई, सिवात सर, जाकिर भाई, कि वहां शांति होनी चाहिए। और कुछ कहना चाह रहे हैं जाकिर साहब, जल्दी से बोलिए प्लीज, एक लाइन में। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो वेस्ट बैंक को रूल कर रही है अब्बा, वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक एंड सोशल एंड एक्सेप्टेड बाय इवन बाय द अरब कंट्रीज, दे इट इज नॉट, जी। इट हैज नॉट गॉट ए प्लेस। देखिए आप लोगों के पॉइंट्स डिफर हो सकते हैं, लेकिन हम सब एज अ हिंदुस्तानी, मैं एक बात तो कम से कम आप लोगों के बिहाफ पे कह ही सकता हूं कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम बुद्ध की धरती के लोग हैं, हम युद्ध की धरती के लोग नहीं हैं। हम पीस चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, और हम युद्ध नहीं चाहते हैं। हम बुद्ध की बात पर चलने वाले लोग चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय कम था, दोबारा कनेक्ट करेंगे तो दोबारा बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।